जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 24 में अब तक 629 फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 630, कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था TGT 1999 में कि कौन सा वीरता पुरस्कार सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। तो उसमें किस उत्तर को सही माना गया था? महावीर चक्र। किसको? महावीर चक्र। ये है वीरता पुरस्कार जो सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने जवाब दिया है TGT 1999 के अकॉर्डिंग जो आंसर शीट थी या उसके हिसाब से ये जवाब दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 631, अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बिल्कुल सही कहा आपने, परमवीर चक्र। ठीक है ना, परमवीर चक्र। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 632 की। 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे किसे दिया गया? 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे किसे दिया गया था? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो 2002 से हुई थी। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे किसे दिया गया था। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाम बोला जा रहा है क्योंकि जगह बहुत कम है, यहाँ पर नहीं लिख मिलेगा यहाँ पर। तो सत्यदेव तीरंदाजी 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? सत्यदेव को मिला। किसमें मिला? तीरंदाजी के क्षेत्र में। इसके अलावा भरत कुमार छेत्री को भी 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा बॉबी अलापासियस, ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, इनको भी 2018 में मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी मिला। और इसके अलावा चौगले दादू दात्रे ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इनको भी 2018 में मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी दिया गया। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कई बार तो ऐसे ही पूछा जाता है कि चौगले दादू दात्रे ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये कुश्ती से। या फिर भरत कुमार छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। या फिर कई बार तो बॉबी अलापासियस ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये एथलेटिक्स से। और सत्यदेव किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 633, चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन KVS TGT 2013 में पूछा गया था। और ये जो है छात्रवृत्ति 11 और 12 के विद्यार्थियों को CBSE द्वारा अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में दिया जाता है। तो चाचा नेहरू खेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही कहा आपने कि 2005 में। ठीक है ना, बहुत जरूरी है इसको याद करना, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 634, स्पोर्ट यानी खेल का मूलभूत पुरस्कार क्या है? स्पोर्ट यानी खेल का मूलभूत पुरस्कार क्या है? आत्म प्रतिष्ठा यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान, आत्म प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन PGT 2011 में पूछा गया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ 635 पर, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली
प्रथम भारतीय महिला, किस प्रथम भारतीय महिला को साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो सही उत्तर होगा आशापूर्णा। क्या नाम है इनका? आशापूर्णा। ठीक, आशापूर्ण देवी, कहीं पूर्णा लिखा हुआ कहीं पूर्ण लिखा, आशापूर्णा देवी है ना। इनको साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये प्रथम महिला थी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 636, आशापूर्णा की कोई एक रचना का नाम बता दीजिए। इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी, और इन्हें ये पुरस्कार जो है 1976 में मिला था। कब मिला था? 1976। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। और ये बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है, आशापूर्णा देवी बांग्ला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थी, और इन्हें 1976 में, है ना, इस पुरस्कार से यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 636, बात ये कर रहे थे कि आशापूर्णा की रचना का नाम बताइए, कोई एक रचना का नाम बताइए। ठीक, तो उसमें से है सबसे महत्वपूर्ण अग्नि परीक्षा। ये आशापूर्णा की रचना है, ठीक, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उनकी अग्नि परीक्षा के अलावा प्रेमो प्रयोजन, ये भी उनकी रचना है। इसके अलावा प्रथम प्रतिश्रुति, ये भी आशापूर्णा की ही रचना है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 637, और क्या बन रहा है प्रश्न, उस पर भी देखते हैं। आशापूर्णा को पद्म श्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो आशापूर्णा केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार ही नहीं पा चुकी है, इसके अलावा आशापूर्णा को पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया था, ये बताना है। सही उत्तर 1976 में। ध्यान रखिएगा, 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशापूर्णा को 1976 में पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 638 पे आ जाइए। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष से हुई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी 1954 से हुई थी। पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, है ना। और ये जो भारत रत्न है ये 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। ठीक है ना। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी क्षेत्रों में अगर आपने उत्कृष्ट कार्य किया है तो उसके लिए भारत रत्न दिया जाता है, और ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए प्रश्न नंबर 639 की तरफ। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत का तो भारत रत्न है, सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो है नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। ठीक है ना। तो भारत में अब तक कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, कैलाश सत्यार्थी 2014 में, है ना। तो नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो होगा ओलंपिक पुरस्कार। ठीक है ना। तो यहां से भी सतर्कता बनाए रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 640। कर्णम मल्लेश्वरी किस प्रांत की या किस राज्य की रहने वाली है? ठीक है ना। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? यानी कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, और ये किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राइट उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों को मैंने नोट कर दिया, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 641 पे हम लोग पहुंच चुके हैं।
भारत की प्रथम महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। भारत की प्रथम महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन थी, ये बताना। बिल्कुल सही उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है इनका? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतनी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन 642 नंबर पर, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक, है ना, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, है ना, वही उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए प्रश्न नंबर 643, कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ठीक है ना, तो देखिए कई क्वेश्चन बन रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी से, जितने क्वेश्चन बन रहे थे ये जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने नोट कर दिया। कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? हाँ मिला है। अब ये बताना है, सन याद करना है कि कब मिला था, है ना, 1995 में। कैसे याद होगा? अभ्यास करने से ही याद होगा, ठीक है ना। चलिए इसको जितनी बार हो सके उतनी बार आप पढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 644 की तरफ बढ़ते हुए, चलिए, इंडियन एक्सप्रेस और पयोली एक्सप्रेस और फ्लाइंग सिख के नाम से कौन कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध हैं? इंडियन एक्सप्रेस के नाम से कौन सी जोड़ी प्रख्यात है, और पयोली एक्सप्रेस के नाम से कौन खिलाड़ी प्रख्यात है, और फ्लाइंग सिख के नाम से कौन खिलाड़ी प्रसिद्ध है? इनका नाम बताना है। चलिए आपकी तरफ से उत्तर आ जाना चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो है लिएंडर पेस और महेश भूपति, ठीक है ना। और पयोली एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। पीटी उषा, यानी पल, पीटी उषा का पूरा नाम पल बुल्ली खड्डी थक्के परमवीर उषा, ये है पूरा नाम जो पयोली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ये तो हर कोई जानता है, कोई सखी नहीं है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 645, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? है ना, अगर भारत रत्न की बात की जाए तो सबसे कम उम्र में और भी खेल के क्षेत्र में पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो इन्हें जो भारत रत्न दिया गया था, 21 वर्ष दिया गया था। ये क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी 2016 में ये पूछा जा चुका है। सन बताना है, ऑप्शन देते हैं 2014, 15, 16, 17 जो भी है। चलिए 2014 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 646, किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडर, है ना, मुकाबला आयोजित किया जाता है? किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडर, क्या प्राचीन ग्लेडर मुकाबला आयोजित किया गया? ठीक, सही उत्तर हो जाएगा रोम। ठीक, प्राचीन ग्लेडियर मुकाबला कहां पर आयोजित किया गया था? रोम में आयोजित किया गया था। देखिए जो मुकाबला है यह मनोरंजन के लिए किया जाने वाला सशस्त्र लड़ाकों की एक स्पर्धा है। कौन? प्राचीन ग्लेडियर मुकाबला। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आयोजित कहां किया गया था? रोम में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा गया था और ये उत्तर सही माना गया था। चलिए प्रश्न नंबर 647 की तरफ, ठीक है ना। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम क्या है? 647 पर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है ना। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम मैदान कौन सा है, उस मैदान का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा चैल स्टेडियम, है ना, ये भारत में पड़ता है। और चैल जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, ठीक है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी 2011, टीजीटी में भी 2011 में और पीजीटी में भी 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार तो ऐसे पूछ लिया गया जो चैल है वो भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए प्रश्न नंबर 648,
और इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तमाम चीजें नोट की गई है नीचे, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, क्रिकेट का सबसे ऊंचा मैदान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है ना। चैल स्टेडियम की बात हो रही है। चैल स्टेडियम क्रिकेट का सबसे ऊंचा मैदान है और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, कितने मीटर यानी कितने फीट पर स्थित है, इसको लेकर भी सतर्क रहिएगा, है ना। तो ये स्थित है 2444 मीटर, कितना, 2444 मीटर, 2444 मीटर या फिर 8018 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 649, और क्या प्रश्न बन रहे हैं। चैल हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां से क्या क्या प्रश्न बन रहा है, देखिएगा 649 पर। चैल क्रिकेट स्टेडियम भारत में इसमें कोई शक नहीं है। इस मैदान का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था। चैल भारत क्रिकेट मैदान का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया था, तो सन 1893 में, है ना। 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, क्या नाम है इनका, भूपिंदर सिंह के द्वारा ये निर्मित कराया गया था। चलिए, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 650, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष से हुई। ध्यान दो, अभी सब क्लियर हो जाए, ध्यान से हो जाएगा। देखिए, ट्रिक बोल देते हैं हम इसको याद करने का ट्रिक, ध्यान दो। देखिए, सन जल्दी नहीं याद होता ना, ध्यान से हो जाएगा ध्यान, और दो का मतलब 2002, यानी ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से हुई थी। तो बस इतने याद कर लो, ध्यान दो, ध्यान से ध्यानचंद और 2 से हो जाएगा 2002। याद करने के लिए ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, 651 पर हम लोग पहुंचते हुए, डबल नेल्सन ये जो कार्यनीति है, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है। ठीक, उत्तर आ जाना चाहिए आपकी तरफ से। यह है कुश्ती से संबंधित, रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है ना, डबल नेल्सन। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 652, प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कहां आयोजित किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ भारत के किस राज्य में या भारत के किस स्थान पे आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था। सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपकी तरफ से उत्तर आ जाना चाहिए। सन 1999 में, वो भी पुणे में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। चलिए, 1999 नहीं, क्षमा करें, 1919 में पुणे में आयोजित किया गया था। चलिए, प्रश्न नंबर 653, पुणे इंटरनेशनल मैराथन आयोजित की जा रही है कब से। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पुणे इंटरनेशनल मैराथन कब से आयोजित की जा रही है, यानी किस सन से आयोजित की जा रही है। 1983 से, 1983 से। लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कहाँ आयोजित किया गया था, तो 1919 में मतलब आयोजित किया गया था, पुणे में आयोजित किया गया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पुणे इंटरनेशनल मैराथन आयोजित की जा रही कब से, तो 1983 से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 654, मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि माका, है ना, माका, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है, ये माका पूरा नाम है इसका, ट्रॉफी है, वो किस वर्ष से दी जाती है। ठीक है, मौलाना कलाम आजाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय स्तर, है ना, विश्वविद्यालय स्तर पर माका यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 655, डोपिंग का दोषी पाया गया, किन किन खिलाड़ियों को डोपिंग का दोषी पाया गया है। ठीक है ना, तो आप जो वर्तमान में पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। जो मेरे पास रिकॉर्ड है हम उसी का जवाब दे रहे हैं, बाकी इसमें अपडेट होते रहिएगा, आप खुद भी अपडेट होते रहिएगा, ठीक है ना।
डोपिंग का दोषी पाया गया, किसे किसे पाया गया, ये प्रश्न पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा नई नई चीजें जो आ रही हैं उसके बारे में आप खुद ही अपडेट होते रहिए। ठीक, चलिए, डोपिंग का दोषी पाया गया, किसी खिलाड़ी का नाम बताइए जो डोपिंग का दोषी पाया गया हो। ठीक है, देखिए कार्ल लुइस, क्या नाम है, कार्ल लुइस, वेन जॉनसन और डिएगो मैराडोना, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोपिंग का दोषी इन्हें पाया गया है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे नाम बता रहे हैं, रिक डेमोंट, क्या नाम है इनका, रिक डेमोंट, ये अमेरिका के तैराकी खिलाड़ी हैं, इन्हें डोपिंग का दोषी नहीं पाया गया। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कार्ल लुइस, वेन जॉनसन, डिएगो मैराडोना, इनको डोपिंग का दोषी पाया गया है, जबकि रिक डेमोंट अमेरिकी तैराक के कैरियर के दौरान दोषी नहीं पाया गया। तो इसका ये कॉन्सेप्ट होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 656, बेकाबू कारक जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या कर सकता है, बेकाबू कारक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता को बेकाबू कारक कहते हैं। यानी जो पैतृक गुण होते हैं, जो अनुवांशिक गुण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवांशिकता है ना, ये स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अगर कोई रोग अनुवांशिक है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाएगी, जैसे वर्णांधता हो गया है ना, ये अनुवांशिक रोग है। अगर पहले पीढ़ी में है तो आने वाली पीढ़ी में भी वो रोग हो सकता है। तो ये बेकाबू कारक है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। अगर पिछले पीढ़ी में कोई रोग है तो इस पीढ़ी में भी वो रोग हो ही जाता है। ठीक है ना, तो ये बेकाबू कारक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चलिए प्रश्न नंबर 657, मुर्गी मुकाबला और कबूतर उड़ाना, जादूगरी जैसे खेलों को बढ़ावा किस काल में मिला था। मुर्गी मुकाबला, कबूतरों को उड़ाना, जादूगरी जैसे खेलों को बढ़ावा किस काल में मिला, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुसलमान काल। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मुसलमान काल। ठीक, चलिए लास्ट प्रश्न है 658 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत सरकार ने कुंजरू समिति का गठन किस वर्ष किया था। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, भारत सरकार ने कुंजरू समिति का गठन किस वर्ष किया। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किया था। ठीक है ना, इससे संबंधित और भी डिटेल्स में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जो भी यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं कुंजरू समिति से या हृदयनाथ कुंजरू अध्यक्षता कैसे क्या है, यहाँ से जो भी प्रश्न बन रहे हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।